Very good morning to one and all. Now we are starting part 2. हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था ब्लड वेसल्स एंड अंजाइना पेक्टोरिस। ब्लड वेसल्स नाम के टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था पार्ट 1 के अंदर, और ब्लड वेसल्स को पढ़ने के बाद हम ये समझ गए थे कि जो ब्लड वेसल्स है हमारे शरीर के अंदर वह 3 होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। जो आर्टरी एंड वेन होती है वह ट्रिपल लेयर ब्लड वेसल्स होती है, मगर जो कैपिलरी होती है वह सिंगल लेयर ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरी और वेन के अंदर जो 3 लेयर होती है वह 3 लेयर होती है। इनर लेयर का नाम ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना होता है, मिडिल लेयर का नाम ट्यूनिका मीडिया और आउटर लेयर का नाम ट्यूनिका एडवेंशिया होता है। इन तीनों लेयर के भीतर की ओर, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड में तीनों लेयर होती है, और इनके भीतर की ओर जो ब्लड है वह ड्रेन करता है, सर्कुलेट करता है। जब भी ये सर्कुलेट करता है ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो कभी भी ये आंतरिक दीवारों से चिपकता नहीं है। आंतरिक दीवारों से इसलिए नहीं चिपक रहा है बिकॉज ऑफ दैट वहां पर ट्यूनिका इंटीमा नाम की एक लेयर है, और उस लेयर के ऊपर एक एंडोथीलियल ग्लाइकोकैलिक्स नाम की लेयर है। एंडोथीलियल ग्लाइकोकैलिक्स नाम की लेयर है जिसके ऊपर प्रोटियोग्लाइकन नाम के ब्रश पाए जा रहे हैं, और ये ब्रश जो होते हैं अंदर जितना भी ब्लड बहेगा और ब्लड के जितने भी पार्टिकल रहेंगे उन सारे पार्टिकल को फॉरवर्ड मूवमेंट में ले जाने का काम करते हैं। आर्टरी के अंदर दोनों मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, बट वेन के अंदर ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एंडोथीलियल वाल पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स को कंप्लीट पढ़ने के बाद हम ये समझ गए थे कि हमारे शरीर में अगर किसी भी कारण से ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ भी क्लॉट बनता है, प्लेक बनता है, एथेरोमा बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, कुछ भी अगर वहां बनता होगा तो बनने के बाद उस ऑर्गन में जाने वाली ब्लड सप्लाई जो होती होगी वह कम हो जाती होगी। जब किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाती है तो वहां पर उस ऑर्गन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हर ऑर्गन का एक अपना कार्डियक आउटपुट के द्वारा मिला हुआ एनफ ब्लड होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ब्लड होता है। तो ऑर्गन की डिमांड के अनुसार अगर उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा तो वहां पर इस्चीमिया क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? इस्चीमिया क्रिएट हो जाएगा। तो यही इस्चीमिया के वर्ड को लेकर हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 बनाने वाले हैं, और पार्ट नंबर 2 जिसका मेन टॉपिक का नाम है अपना, वह टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या नाम है? एंजाइना पेक्टोरिस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जो पार्ट 2 है ब्लड वेसल्स के बाद, उसका नाम है अंजाइना पेक्टोरिस। क्या नाम है? अंजाइना पेक्टोरिस नाम होता है। ये जो अंजाइना पेक्टोरिस वर्ड है, यह वर्ड हालांकि फेज नंबर 1 होता है। ये वर्ड आया कहाँ से है? तो यह आया है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज से आया है। कहाँ से आया है हमारे पास? कोरोनरी आर्टरी डिजीज से आया है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? तो कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? यानी ऐसी ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर के अंदर सप्लाई करती है किसको? हार्ट को। किसको सप्लाई करती है? हार्ट को सप्लाई करती है। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ब्लड वेसल्स। तो अब ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं अपन स्पेसिफिक रूप से कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स जो होती है उसका नाम क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डिजीज का मतलब यह है कि इसके अंदर या तो क्या बन जाए? एथेरोमा बन जाए, या इसके अंदर क्या बन जाए? प्लेक बन जाए, या इसके अंदर क्या बन जाए? थ्रोम्बस बन जाए, और या इसके अंदर क्या बन जाए? एक किसी भी प्रकार का क्लोट बन जाए। यानी कि अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी कारण से एथेरोमा या प्लेक या थ्रम्बस या क्लोट बन जाता है तो यह जिस भी ऑर्गन में जा रही है, कौन से ऑर्गन में जा रही है? यह जा रही है हार्ट में। अगर हार्ट में जाने वाली ब्लड वेसल्स में क्लोट बन जाता है तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब नहीं हो पाती है तो ब्लड की डिमांड हार्ट के अंदर बढ़ जाती है। जब हार्ट की डिमांड ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो वहां क्या आ जाता है? वहां इस्चीमिया आ जाता है। क्या आ जाता है? इस्चीमिया आ जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज होती है इसके 3 फेज होते हैं। फेज नंबर 1 होता है, इसको अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस।
ए फॉर एप्पल यहाँ लिख देते हैं, बी फॉर बॉल में अपन लिख देते हैं कि यह इसके अंदर जो अगला फेज होता है उसका नाम होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या नाम होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नाम होता है। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं अपन सडन कार्डियक डेथ। क्या बोलते हैं? सडन कार्डियक डेथ। तो हमारे पास कितने हो गए फेज? 3 फेज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में अगर जब भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तो उसमें फेज नंबर 1 का नाम क्या होगा? अंजाइना पेक्टोरिस। फेज नंबर 2 का नाम क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और फेज नंबर 3 का नाम क्या होगा? सडन कार्डियक डेथ नाम होगा। क्या इन्हीं को हम हार्ट अटैक बोलते हैं? हाँ, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन लोग? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो होता है ये कौन सी बीमारी का नाम है? तो यह नाम किसका है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का नाम है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक में कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? अंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड सडन कार्डियक डेथ। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने इसका फेज नंबर 1 लिया है। फेज नंबर 1 का मतलब हमारा जो डिजीज का पार्ट है कौन सा पार्ट है? अंजाइना पेक्टोरिस का पार्ट होता है। अंजाइना पेक्टोरिस को समझने के लिए अपन सिंपल सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में बात करते हैं कि अंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। अंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? देखो यहाँ पर वर्ड समझते हैं। एक वर्ड तो है हमारे पास एनजी, एक वर्ड है हमारे पास एनजीओ और एक वर्ड है हमारे पास एंजाइना। ये 3 प्रकार के हमारे मेडिकल वर्ड होते हैं। देखो यह एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये हमारे पास? ये ग्रीक वर्ड है। और ये हमारे पास है लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है हमारे पास? ये लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इन दोनों के अंदर अगर अपन जाके देखें तो इनका मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। किससे मतलब है भाई? ब्लड वेसल से इनका मतलब है। यानी कि एनजीओ वर्ड किससे रिलेटेड है? ब्लड वेसल से रिलेटेड है। और ये जो एंजाइना वर्ड है, ये एंजाइना वर्ड किससे रिलेटेड है? चेस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चेस्ट में होने वाले पेन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि चेस्ट पेन अगर होता होगा तो कहीं ना कहीं एनजीओ या एनजीओ वर्ड इससे रेफर करता होगा। यानी कि ब्लड वेसल्स में अगर कुछ भी हुआ, जो सप्लाइंग ब्लड वेसल्स रहेगी उनकी वजह से क्या होने वाला है? चेस्ट पेन होने वाला है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है, उसका नाम है पेक्टोरिस। पेक्टोरिस क्या है? पेक्टोरिस हमारे शरीर में पाए जाने वाले चेस्ट मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? चेस्ट मसल्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले 2 चेस्ट मसल होते हैं। एक तो होता है पेक्टोरिस मेजर, एक होता है पेक्टोरिस माइनर। क्या नाम होता है? पेक्टोरिस मेजर एंड पेक्टोरिस माइनर। इन्हीं का एक और नाम दिया गया है, वो है पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर। इसका मतलब ये जो मसल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? चेस्ट मसल में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी के वर्ड के ऊपर अगर अपन जा रहे हैं अंदर की ओर, तो वर्ड के ऊपर जाने पर हमें पता लग रहा है कि ब्लड वेसल्स से कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर ब्लड वेसल्स में कुछ भी होता है तो चेस्ट के माइनर और मेजर मसल में क्या होता होगा? पेन होता होगा। क्या होता होगा? पेन होता होगा। तो पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर मसल में अगर पेन होता है तो समझ जाइए कि यह इस बीमारी को क्या नाम देने वाले हैं अपन? अंजाइना पेक्टोरिस नाम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ अपन सर्च करके देख लेते हैं कि पेक्टोरेलिस मसल, पेक्टोरेलिस मसल, तो हम ये देख रहे हैं पेक्टोरेलिस मसल। ये देखिए आप, पेक्टोरेलिस मसल ये सामने आया है हमारे पास। ये पेक्टोरेलिस मसल सामने आया है। देखो आप, ये पेक्टोरेलिस मसल, ये चेस्ट का एक साइड है। ये चेस्ट का हमारे पास कौन सा साइड है? ये सिंगल साइड है हमारे पास चेस्ट का। तो सिंगल साइड जब चेस्ट का होता है तो यहाँ पर देखिए आप, पेक्टोरेलिस मेजर नाम का मसल आया है सामने। सबको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। ये चेस्ट में, ये हमारा इस साइड का चेस्ट है, इसका मतलब राइट चेस्ट है। तो राइट चेस्ट के अंदर ये देखो नाम में लिखा हुआ है पेक्टोरेलिस मेजर। तो पेक्टोरेलिस मेजर नाम का जो मसल होता है, यह मसल जो होता है, इस मसल में पेन होगा। और इस मसल में जो पेन होगा, यह पेन क्यों होगा? इसके पीछे कारण क्या रहेगा? ब्लड वेसल्स इसका कारण रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कारण क्या होगा, किस प्रकार से ये होगा, उसको समझने के लिए अपन थोड़ा इसके अंदर और चलते हैं। देखो वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम क्या है? अपने टॉपिक का नाम है अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है? अंजाइना पेक्टोरिस फेज नंबर 1 है कौन सी बीमारी का? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है किसको?
हार्ट को कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। यह ब्लड जो होता है, यह ब्लड के अंदर जब भी सप्लाइंग के अंदर ब्लड वेसल्स में कुछ बन जाता है, उस कारण से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। ब्लड वेसल्स में क्या बन जाता है? तो ब्लड वेसल्स के अंदर कभी कभी अंदर की ओर एथेरोमा बन जाता है, प्लेक बन जाता है, थ्रम्बस बन जाता है, या फिर क्या बन जाता है? क्लोट बन जाता है। तो क्लोट या इन चीजों के बनने के बाद वहां पर जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगी। प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगी तो वहां से डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई जब बराबर नहीं होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ने के बाद यहाँ पर डिजीज के सिम्टम आने लगते हैं। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज ओरिजिनेट हो जाती है, जिसके अंदर 3 अलग अलग फेज होते हैं। फेज नंबर 1 होता है एंजाइना पेक्टोरी, फेज नंबर 2 होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, फेज नंबर 3 होता है सडन कार्डियक डेथ। हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड इस बीमारी के अंदर चलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वर्ड है हमारे पास 3 वर्ड। सबसे पहला वर्ड अपन ने देखा है एनजी, एनजी। दूसरा वर्ड अपन ने देखा है एनजीओ। तीसरा वर्ड अपन ने देखा है एंजाइना, और चौथा वर्ड देखा है पेक्टोरिस। तो एनजी का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। एनजीओ का मतलब लैटिन वर्ड में भी क्या होता है? रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। एंजाइना का मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। और पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है? चेस्ट मसल होते हैं। चेस्ट मसल में 2 प्रकार के मसल होते हैं, पेक्टोरियलिस मेजर और पेक्टोरियलिस माइनर। तो यहाँ पर ये आपको चेस्ट मसल दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये तो क्लियर हो रहा है वर्ड के माध्यम से कि इस बीमारी में चेस्ट में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, जिसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जिसके पीछे कारण हो सकता है क्या? ब्लड वेसल्स। कौन सा ब्लड वेसल्स हो सकती है? ब्लड वेसल्स का नाम क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी होगी। क्या नाम होगा? इनका नाम होगा कोरोनरी आर्टरी, इनका नाम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बीमारी के अगर अपन पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमन प्रश्न बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो इसका आंसर जो होता है वो होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम होता है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम होता है। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब भी क्या है? ये ब्लड वेसल्स का नाम है, और ब्लड वेसल्स का नाम जो है क्या नाम है? उस ब्लड वेसल्स का नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में क्या बन गया है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या बन चुका है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट बन चुका है। जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट बन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सप्लाइंग ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? हमारे पास सप्लाइंग ब्लड वेसल्स होती है कोरोनरी आर्टरी। और यही कोरोनरी आर्टरी सप्लाई किसको कर रही है? ये सप्लाई कर रही है किसको? हार्ट को। किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट को सप्लाई कर रही है। तो इस कोरोनरी आर्टरी के सप्लाई करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या बन गया है? तो इसमें बन गया है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो भी ब्लड यहाँ से जा रहा होगा इस प्रकार से, जो भी ब्लड यहाँ पर आ रहा होगा इस प्रकार से, इस ब्लड के अंदर क्या हो गया? यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोट बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर क्लोट बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया? क्लोट बन गया। अब ये क्लोट को अपन ने नाम दे दिया, प्लेक नाम दे दिया, थ्रम्बोसिस नाम दे दिया, या फिर जो भी अपन नाम दे सकते हैं। फैट का डिपोजिशन हो गया है, ये नाम अपन ने यहाँ पे दे दिया। तो जब भी ऐसा क्लोट यहाँ पर बन जाता है तो बनने के बाद क्या होता है कि मान लो यहाँ से आना है 100 ml ब्लड, और यही 100 ml ब्लड किसको पहुंचना चाहिए था? हार्ट को पहुंचना चाहिए था। मगर क्लोट बनने के बाद क्या हुआ? 100 ml प्रॉपर नहीं पहुंच पाया। कितना पहुंचा? मान लो 80 ml ब्लड पहुंचा है। तो क्या 100 ml की डिमांड की एवज में अगर हम हार्ट को 80 ml ब्लड दें तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो गई है? यहाँ पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है। ब्लड सप्लाई क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है हमारे पास डिक्रीज हो गई है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई होगी तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर डिमांड बढ़ गई होगी। क्या हो गई होगी? यहाँ पर ब्लड की डिमांड बढ़ गई होगी। यहाँ पर ब्लड की डिमांड हो जो है वो बढ़ गई होगी। देखो 2 फैक्टर है। नंबर 1 डिमांड का बढ़ जाना, दूसरा फैक्टर है ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। डिमांड का बढ़ जाना और ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। ब्लड सप्लाई क्यों कम हो गई?
ब्लड सप्लाई कम होने का कारण क्या है, हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पर यह एथेरोस्क्लेरोसिस बन चुका है। तो यहाँ पर जो एग्जाम में प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अंजाइना पेक्टोरिस, तो उसका आंसर क्या है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी में क्या बन जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाना। तो यहाँ पर प्लेग बन गया है, इस कारण से यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है, इस कारण से यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही। जनरली एक क्वेश्चन जो हालांकि एग्जाम में तो नहीं आता है, मगर फिर भी अपने सभी को ये कम से कम ये याद होना चाहिए कि जो ब्लड सप्लाई होती है वह कितनी होती है हार्ट में। ब्लड सप्लाई जो होती है वो कितनी होती है हार्ट में, तो ब्लड सप्लाई इन द हार्ट जो है वो कितनी होती होगी। पहली बात तो ब्लड सप्लाई इन द हार्ट होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जितनी डिमांड है हार्ट की उतनी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जितना हार्ट डिमांड करेगा उतनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई हो जाएगी। फिर भी कितनी होती है, तो मिनिमम ये देखा गया है कि मिनिमम ब्लड सप्लाई जो हुई है वह लगभग हुई है 70 से 80 ml पर मिनट। कितनी हुई है, 70 से 80 ml पर मिनट। और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई की बात करें अपन लोग कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कितनी हुई है, तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हुई है लगभग 350 से 400 ml पर मिनट। यानी कि ये हुआ कि जब भी डिमांड बड़ी होगी तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। डिमांड बढ़ी होगी तो ब्लड सप्लाई भी कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। डिमांड नहीं हुई तो ब्लड सप्लाई क्या हो गई, मिनिमम तौर पे इतनी हो गई। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि यह ब्लड सप्लाई जब भी बड़ी होगी या घटी होगी तो ये तो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती होगी। और यह हम लोग जब भी एक्टिविटी करते होंगे, और एक्टिविटी भी कौन सी, जस्ट लाइक एज एक्सरसाइज। तो एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में, दौड़ने में, कूदने में, भागने में, इन सभी के अंदर क्या होता होगा, इन सभी के अंदर डिमांड बढ़ जाती होगी। तो ब्लड सप्लाई की जो होती है वह लगभग हमारे पास इतनी होती है मिनिमम मैक्सिमम में। अगर किसी कारण से यहाँ पर क्लॉट बन जाता है तो क्लॉट बनने के बाद जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है, जब भी ऐसा मिनिमाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, डिमांड जो है हमारी बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड सप्लाई का कम हो जाना और डिमांड का बढ़ जाना, यही क्या अंजाइना पेक्टोरिस है। हाँ बिल्कुल यही अंजाइना पेक्टोरिस है। देखो ब्लड सप्लाई का बढ़ जाना, डिमांड का कम हो जाना, इसको अपन बिल्कुल डिटेल्ड रूप में देखते हैं। देखो कि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वह क्या हो रही है, वह हो रही है कम, और क्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो डिमांड है हार्ट की, डिमांड ऑफ द हार्ट, ये जो है यह इंक्रीज हो रही है। यह क्यों हो रही है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या बन चुका है, तो कोरोनरी आर्टरी में बन चुका है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बन चुका है, यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस बन चुका है। एथेरोस्क्लेरोसिस जब भी बन चुका होगा तो हार्ट में एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, हार्ट में एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं जो मिडिल लेयर में पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है मायोकार्डियल टिश्यू। क्या नाम होता है, मायोकार्डियल टिश्यू। तो मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर क्या होता है, मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर यहाँ पर डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पर इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। और जैसे यहाँ पर इस्चीमिया डेवलप हो जाता है तो इस्चीमिया डेवलप होने के बाद फिर यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जो होता है वह O2 की प्रेजेंस में होता है, मगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं आ रही है, फिर भी टिश्यू को काम करना पड़ रहा है। जब टिश्यू बिना या कम ऑक्सीजन की डिमांड में या कम सप्लाई में काम करेंगे तब वहां पर एरोबिक ना हो के कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनएरोबिक। और जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब धीरे धीरे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के साथ साथ लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा, वहां पर डिपोजिशन भी हो जाएगा। जैसे ही यहाँ डिपोजिशन हो जाएगा तो यह डिपोजिशन कहां पर होगा, तो यह डिपोजिशन होने वाला है कहां पर, मायोकार्डियल टिश्यू में। कहां होने वाला है, मायोकार्डियल टिश्यू में।
मायोकार्डियल टिश्यू में भी क्या होने वाला है, तो मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर जो सेल होती है उनका नाम होता है कार्डियोमायोसाइट्स। क्या नाम होता है? कार्डियोमायोसाइट्स उनका नाम होता है। तो मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर जब जब भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो क्या बन जाएगा, वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो वहां पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर क्या होने लगता है, पेन अराइजेस होने लगता है। और यही पेन किसको इन्वॉल्व करता है, यही पेन इन्वॉल्व करता है लेफ्ट साइड के चेस्ट मसल को। कौन सी साइड के चेस्ट मसल को? लेफ्ट साइड के चेस्ट मसल को इन्वॉल्व करता है। तो लेफ्ट साइड के चेस्ट मसल में बिना बात के ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे ही लेफ्ट साइड के चेस्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा होगा, मायोकार्डियम नाम के टिश्यू में ऑलरेडी क्या हो रहा है, वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हुआ है। तो कम ऑक्सीजन की वजह से अगर बिना बात के अंदर से पेन अराइज होता है तो ऐसे पेन को नाम दिया गया है क्या, अंजाइना। अंजाइना का मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल चेस्ट पेन, रिलेटेड टू ब्लड वेसल चेस्ट पेन। साथ के साथ में किसको इन्वॉल्व कर लिया, साथ ही साथ में इन्वॉल्व कर लिया किसको, चेस्ट के मसल को। तो बीमारी का नाम क्या बना, तो बीमारी का नाम ये बना अंजाइना पेक्टोरिस। क्या नाम बना बीमारी का, ये नाम बना अंजाइना पेक्टोरिस। देखो इस चीज को वापस समझ लेते हैं अपन लोग एक बार और। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हार्ट के सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्या बना है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक क्लोट बना है, प्लेक बना है, एथेरोस्क्लेरोसिस बना है, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द फैट हुआ है। जैसे ही ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होने के बाद यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई तो घट गई मगर डिमांड जो है वो बढ़ गई। जैसे ही डिमांड बढ़ गई और ऐसा हो गया तो उसके पीछे कारण कौन हुआ, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण हुआ। इसके अंदर हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उसमें मायोकार्डियल टिश्यू पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं, यह कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कम हुआ होगा तो ऐसा होने के बाद वहां पर क्या जनरेट हो गया होगा, तो वहां पर जनरेट हो गया है इस्चीमिया। क्या जनरेट हो गया वहां पर, इस्चीमिया। इस्चीमिया आने के बाद वहां पर क्या हुआ होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जब जब भी O2 की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जब जब भी O2 की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो वहां पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सा अपन यूं भी समझ सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में। काय में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर के अंदर। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का एक साइकिल हुआ करता था, उस साइकिल का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज जो होता है वह कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में, मगर कब, जब ऑक्सीजन मिलती है। मान लो कि ऑक्सीजन नहीं मिली, मान लो कि ऑक्सीजन नहीं मिली या कम मिली, तो यह पाइरुविक एसिड ना बनकर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। बिल्कुल लैक्टिक एसिड बनता है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है दिमाग में कि साहब लैक्टिक एसिड ही बना रहता है कि ये कन्वर्ट भी होता है। नहीं, देखो जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी बाद में तो लैक्टिक एसिड जो है ये भी कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी काय में, पाइरुविक एसिड में। मगर इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ लिख देते हैं क्या नाम है इसका, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। इसके भी दो पॉलीमर होते हैं, LDH1 होता है और LDH2 होता है। LDH1 होता है और LDH2 होता है। तो वहां पर हम ये समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन गया तो क्या होने लग गया, पेन होने लग गया। लैक्टिक एसिड बनने के बाद जैसे पेन होने लगा तो पेन कहाँ हुआ, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में। अब लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, कौन से मसल है, पेक्टोरियलिस मेजर मसल होते हैं ऊपर की ओर। तो मायोकार्डियम में जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ होगा, इस कारण से पेक्टोरियलिस मसल में भी हुआ होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो पेन क्या हो गया, वहां पर अराइज हो गया और इसी पेन को क्या नाम दिया गया, अंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना, एंजाइना अपन पढ़ चुके हैं, तीन प्रकार के वर्ड है हमारे पास, एनजी, एनजीओ, एंजाइना। एनजी, एनजीओ का मतलब ब्लड वेसल्स, एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन। यानी ब्लड वेसल्स में कुछ भी होगा तो चेस्ट में पेन होगा। और पेक्टोरिस का मतलब क्या है, चेस्ट के मसल होते हैं, तो इसका मतलब ब्लड वेसल्स में कुछ भी होगा तो चेस्ट के मसल में पेन होगा, चेस्ट के मसल में पेन होगा। यही अपन ने सीख लिया है, यही अपन ने सीख लिया है। तो अंजाइना पेक्टोरिस कैसे हुआ, सभी को क्लियर हुआ। सबसे पहले वापस चल सकते हैं अपन ऊपर से नीचे की ओर। देखो सबसे पहले अपन ने नाम पढ़ा है
अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस कहाँ से आया है? अंजाइना पेक्टोरिस आया है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज से। कहाँ से आया है हमारे पास? कोरोनरी आर्टरी डिजीज से आया है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी में जब भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो हार्ट को ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम मिलती है। हार्ट में जाने वाली आर्टरी का नाम कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में डिजीज हो गई तो बीमारी का नाम ही क्या बन जाएगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। पहला फेज अंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा फेज मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, तीसरा फेज है सडन कार्डियक डेथ। 3 प्रकार के वर्ड पढ़े हैं। एनजी का मतलब ग्रीक वर्ड में, एनजीओ का मतलब ग्रीक वर्ड में, लैटिन वर्ड में क्या है? ब्लड वेसल्स। एंजाइना का मतलब क्या है? चेस्ट पेन। पेक्टोरिस का मतलब क्या है? चेस्ट मसल। कौन से चेस्ट मसल? 2 चेस्ट मसल। ऊपर वाले जो होते हैं पेक्टोरियलिस मेजर होते हैं, जो दिखते हैं चेस्ट की तरफ, मगर उससे नीचे जो होते हैं क्लेविकल के आसपास, उनको बोलते हैं पेक्टोरियलिस मेजर। क्या बोलते हैं? पेक्टोरियलिस मेजर। इसका मतलब ये हुआ कि चेस्ट मसल में पेन होगा, किनकी वजह से होगा? ब्लड वेसल्स में सप्लाई की वजह से होगा। एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। आंसर देना है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी में क्या बन जाना? कोरोनरी आर्टरी में एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट हो जाना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ पर जब क्लोट बन जाता है तो क्लोट बनने के बाद यहाँ पर 100 ml का ब्लड 100 ml नहीं पहुंच पाता। कितना पहुंच पाता है? 80 ml। 80 ml अगर पहुंच पाएगा तो इसका मतलब ब्लड की डिमांड क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। कहाँ बढ़ने वाली है? हार्ट में। हार्ट में भी किस जगह पर? मायोकार्डियल टिश्यू में। मायोकार्डियल टिश्यू में। अब नॉर्मल अपन सोचते हैं कि ब्लड सप्लाई कितनी होती है हार्ट में, तो ब्लड सप्लाई जो होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड होती है। जब हम रेस्टिंग में होते हैं तो अलग ब्लड सप्लाई होती है, जब हम लोग एक्टिविटी में एक्सरसाइज में होते हैं तो अलग ब्लड सप्लाई होती है। इसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम तो आप बोल ही सकते हैं। तो मिनिमम ब्लड सप्लाई रेस्टिंग पोजीशन में कितनी होती है? 70 से 80 ml पर मिनट होती है। मगर मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कितनी होती है? 350 से 400 ml पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हार्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ती होगी, तब अगर हार्ट की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो हार्ट की डिमांड अगर पूरी नहीं होगी तो यहाँ पर पेन होना स्टार्ट करेगा। और यही पेन अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो कुछ केस में आत्मा से परमात्मा का मिलन भी हो सकता है। कुछ केस में आत्मा से परमात्मा का मिलन भी हो सकता है, क्योंकि इतना ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो पेन होगा, और पेन कंटिन्यू ही बना रहेगा। तो इसका मतलब इस्चीमिया कंटिन्यू ही बना रहेगा तो इस्चीमिया डेवलप कर देगा मायोकार्डियल टिश्यू को काय में? नेक्रोसिस में। और यही नेक्रोसिस जब लार्ज एरिया में हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल टिश्यू में क्या हो जाता है? इन्फ्रैक्शन। इसका मतलब फेज नंबर 2 की स्टार्टिंग हो जाती होगी, और फेज नंबर 2 क्या होता है? एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अपन ने समझी है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। किस कारण से? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण से। हार्ट के स्पेशल टिश्यू कौन से होते हैं? मायोकार्डियल टिश्यू। ये थिकेस्ट होते हैं, इनको ब्लड ज्यादा चाहिए, और ज्यादा ब्लड नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया होने के बाद कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को बनाएगा। अब ये लैक्टिक एसिड का कंसेप्ट क्या है? जब भी हमारे शरीर में मायोकार्डियल टिश्यू हो या बॉडी का कोई भी टिश्यू हो, हर टिश्यू में ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज क्या होता है? कन्वर्ट होके आता है काय में? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके आता है। तो जब भी ऑक्सीजन बराबर मिलती है तो ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड। मगर जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगती है तो ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कब होता है? जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तभी होता है। क्या फिर उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या लैक्टिक एसिड डिजोल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लैक्टिक एसिड आसानी से डिजोल्व हो जाता है, वापस ये कन्वर्ट कायम हो जाता है पायरुविक एसिड में। मगर इसके लिए क्या चाहिए? एलडीएच चाहिए। एलडीएच बोले तो लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। इसके भी 2 पॉलीमर। कौन कौन से पॉलीमर? LDH1 एंड LDH2। तो यहाँ पर मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर क्या हो गया है? यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो गया है, और यही पेन जब हुआ है तो इन्होंने चेस्ट के मसल को इन्वॉल्व कर लिया है। चेस्ट का मसल जैसे इन्वॉल्व हुआ है लेफ्ट साइड का, तो चेस्ट के मसल का नाम क्या पढ़ा था अपन ने? पेक्टोरियलिस मेजर एंड पेक्टोरियलिस माइनर। तो वहां पर जो पेक्टोरियलिस वर्ड आया है अंजाइना के साथ में, इसीलिए ये पता चला है कि चेस्ट पेन कहाँ हुआ है? चेस्ट के मसल में हुआ है। चेस्ट के मसल के नीचे कौन है? हार्ट है। हार्ट के अंदर कौन है? मायोकार्डियम है। तो सारा कुछ कहाँ हो रहा है? मायोकार्डियम में। इसका मतलब रूट ऑफ द पेन क्या हुआ? रूट ऑफ द पेन हुआ है मायोकार्डियल टिश्यू, और उसी की वजह से उसके ऊपर की ओर क्या होने वाला है? पेन होने वाला है। अब ये क्यों होता है? इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? जैसे कि अपन बात करें रिस्क फैक्टर्स की, रिस्क फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो आगे जाकर क्या कर सकते हैं? ऐसे फैक्टर आगे जाके क्या कर सकते हैं? वो अंजाइना पेक्टोरिस को कोच कर सकते हैं। क्या कोच कर सकते हैं? अंजाइना पेक्टोरिस को कोच कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर हमारे पास 2 प्रकार के हैं।
पहला रिस्क फैक्टर है हमारे पास मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाई वाले रिस्क फैक्टर, और दूसरे रिस्क फैक्टर है हमारे पास नॉन मॉडिफाई वाले। कौन से? नॉन मॉडिफाई वाले हमारे पास रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी ऐसे फैक्टर जिनको चेंज किया जा सकता है और ऐसे फैक्टर जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो फैक्टर हमारे शरीर के अंदर चेंज नहीं हो सकते हैं उन फैक्टर का नाम क्या क्या है? तो उन फैक्टर का नाम है हमारे पास सबसे पहले एज। क्या एज चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी एज चेंज नहीं हो सकती है। दूसरा, जेंडर या फिर सेक्स। क्या जेंडर या सेक्स चेंज हो सकता है? हो तो सकता है आर्टिफिशियली, मगर नेचुरली नहीं हो सकता है। उसके बाद रेस, हम जिस भी प्रजाति में पैदा हुए हैं क्या वो चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। चौथे नंबर पर है फैमिली हिस्ट्री। क्या फैमिली हिस्ट्री चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो अगर हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के पीछे अगर ये 4 कारण हैं तो इनको हमें ओनली मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, मगर क्योर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते हैं। इधर है हमारे पास मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर के अंदर अपन अगर बात करें तो क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। देखो सिगरेट का नाम लिख दिया गया है, मगर सिगरेट के अलावा यहाँ पर बीड़ी भी हो सकती है, हुक्का भी हो सकती है, चिलम विलम जो भी आते हैं, गांजा वांजा सब कुछ हो सकता है। ऐसी वो सारी चीजें जो धुएं को जनरेट करती है और इंसान उनको अपने शौक के लिए यूज करता है, ये सारे किसमें आते हैं? स्मोकिंग में। दूसरा आता है हमारे पास एल्कोहल कंजप्शन। जो भी व्यक्ति एल्कोहल को कंज्यूम करता होगा उस व्यक्ति के हार्ट की जो शक्ति होती होगी डिमांड एंड सप्लाई की, वो भी कमजोर हो जाती होगी। उसके अलावा है हमारे पास फैटी फूड्स। कौन से फूड्स? फैटी फूड्स। फैटी फूड्स या फिर फास्ट फूड। तो फैटी फूड्स या फास्ट फूड क्या होते हैं? ऐसे वो सारे फूड जो हमारी टंग को अच्छे लगते हों, जैसे कि पानी पूरी, समोसा, कचौरी। पोहा नहीं आएगा इसके अंदर, पोहे के अंदर ऑयल नहीं होता है। पेटिस, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, मंचूरियन, ड्राई और ग्रेवी वाले दोनों ही। उसके अलावा पाव भाजी, ये सारे के सारे किसमें कन्वर्ट होते हैं? फैटी फूड्स में और फास्ट फूड में। अगर इनको भी रेगुलर लिया जाए या ना खुद अपनी मर्जी से लो या कोई आपको खिलाए, दोनों ही केस में क्या होने वाला है? बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर पाया जाता है एलडीएल। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? एलडीएल की फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब ये भी आगे जाके क्या बनाने वाला है? एथेरोस्क्लेरोसिस बनाने वाला है। उसके अलावा स्ट्रेस, उसके अलावा स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? देखो स्ट्रेस हमारी बॉडी में सप्रेशन हार्मोन डेवलप करता है। न्यूरोकेमिकल जो अच्छे वाले न्यूरोकेमिकल है उन न्यूरोकेमिकल को ये डाउन कर देता है स्ट्रेस, और इसी कारण से जो हार्ट के अंदर इंटरनली बिना बात के जो बीपी है वो अराइज होता रहता है, मगर हमें बाहर से पता नहीं लगता है। देखो बीपी अराइज होता होगा तो इसका मतलब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बढ़ रहा है, लप डप की आवाज बढ़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है? कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? बीपी बढ़ रहा है। तो ये भी स्ट्रेस भी हमारे पास एक प्रकार का ऐसा फैक्टर्स होते हैं। और भी होते हैं जैसे कि अदर डिजीज हो गई, अदर डिजीज हो गई हमारे पास। अदर डिजीज में आप लोग लिख सकते हैं डायबिटिक मेलाइटस, थायराइड की सारी एबनॉर्मलिटी, हार्मोनल सारी एबनॉर्मलिटी, उसके अलावा मोटापा, उसके अलावा मोटापा। तो मोटापे वाले केस में भी एंजाइना पेक्टोरिस देखा गया है, क्योंकि फैट की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ी सी कंप्रेस होती है, तो वो बिना बात के अपने बीपी को बढ़ा देती है, बिना बात के अपने बीपी को बढ़ा देती है। उसके अलावा वही फैट अगर मान लो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा तो ट्राइग्लिसराइड का रूप लेगा, और ट्राइग्लिसराइड का रूप लेगा तो इसका मतलब या तो एचडीएल होगा या एलडीएल होगा या फिर क्या होगा? या वीएलडीएल होगा। यहां पर हमारे पास दोनों प्रकार के फैक्टर आ चुके हैं। दोनों प्रकार के फैक्टर का मतलब है मॉडिफाइबल फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। अब यहां पर ये जो 4 फैक्टर है, इन 4 फैक्टर के अंदर से आजकल जानकारी आने लगी है। जैसे कि मान लो बात करें एज की, तो कौन सी एज में देखा जाता है? तो वैसे तो कॉमनली कौन सी एज है? कॉमनली है आफ्टर 50, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। मगर आजकल के दिनों में हम बोल सकते हैं कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्यों? आजकल के दिनों में जो फास्ट फूड्स होते हैं, जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग, ये ज्यादा ही हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि 50 के बाद ही आएगा, ये कभी भी
आ सकता है, मगर कॉमनली कब देखा गया है? 50 के बाद या 55 के बाद देखा गया है। जेंडर या सेक्स किस में ज्यादा होता है? तो यह मेन में ज्यादा होता है कि फीमेल में ज्यादा होता है? तो 100% यह मेल में ज्यादा होता है। यह मेल में ज्यादा क्यों होता है? तो मेल में ज्यादा होने के कई प्रकार के फैक्टर्स हैं, जैसे कि मेल जो होता है, मेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं पाया जाता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। तो महिलाओं में जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन होते हैं तो यह ब्लड वेसल्स को बिल्कुल हेल्दी रखते हैं, ब्लड वेसल्स को बिल्कुल हेल्दी रखते हैं। मगर मेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन की जगह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जगह एस्ट्राडियोल पाया जाता है, तो उनके कंपैरिजन में हमारे पास ब्लड वेसल्स कम हेल्दी रहती है। दूसरा, लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो मेल होता है उसके अंदर स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होता है सिंगल टाइम पे, यह एक प्रकार का सोशल फैक्टर्स है, ये एक प्रकार का कौन सा फैक्टर है? सोशल फैक्टर्स है। तो हर चीज के लिए मेल क्या लेता है? स्ट्रेस लेता है। उसके अलावा एनाटॉमिकल चेंजेस है, महिलाओं का एनाटॉमी और पुरुषों का एनाटॉमी में अंतर है, महिलाओं की एब्डोमिनल कैविटी और पुरुषों की एब्डोमिनल कैविटी में अंतर है। तो जितनी ज्यादा एब्डोमिनल कैविटी होगी, जितने बड़े ऑर्गन होंगे, उतना ही ज्यादा ब्लड का कंजप्शन होगा। जितना ज्यादा बड़ा कैविटी होगा उतना ही ब्लड में, मान लो एलडीएल फिक्स है तो बेली फैट आएगा, और बेली फैट आएगा तो क्या हो? फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा। तो मेल ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है, फीमेल थोड़ी सी कम इसके लिए जिम्मेदार है। रेस, रेस क्या होती है? प्रजाति होती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो ब्लैक रेस होती है, जो काले लोग होते हैं, तो काले लोग के अंदर यह हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा होती है। और काले लोग के अंदर ऐसा क्यों है? तो काले लोग के अंदर ऐसा माना गया है कि इनका जो बीपी होता है यह इंक्रीज होता है, और यही इंक्रीज जो बीपी होता है यह इररिवर्सिबल एमआई कोज करता है। क्या कोज करता है? इररिवर्सिबल एमआई, यानी रिवर्सिबल एमआई का मतलब तो है अटैक आया सही हो गया, इररिवर्सिबल एमआई का मतलब है अटैक आएगा मगर सही नहीं होगा। तो बीपी जब जब भी बढ़ता है तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादा बीपी बढ़ने की समस्या किसमें रहती है? ब्लैक रेस वालों में रहती है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के अंदर कुछ जीन होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि जीन है हमारे पास FHL5, एडाम 4, HTRA, ये हमारे पास जीन है। यह जीन क्या करते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं, उसके अलावा म्यूटेशन का काम करते हैं, उसके अलावा हमारे बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। ये स्पेसिफिक जीन होते हैं जो अगर किसी के अंदर मान लो अल्टर्ड हो जाएं या एब्सेंट हो जाएं या ये अपना फंक्शन बढ़ा दें तो ये हार्ट के अंदर थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं। और जीन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऐसा देखा गया है कि अगर ये जीन कैरी हो रहे हैं तो इन जीन की वजह से क्या आ सकता है? इन जीन की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस आ सकता है। क्या आ सकता है? इन जीन की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस आ सकता है। तो हमारे पास ये हुआ कि ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन हुआ पैथोफिजियोलॉजी, ये क्लियर हो गई अपने पास। ये हमारे पास क्या क्लियर हो गए? रिस्क फैक्टर हमारे पास क्लियर हो गए। अब जब भी मान लो किसी की यहाँ पर अंजाइना पेक्टोरिस किसी को आ चुका है, अंजाइना पेक्टोरिस मान लो किसी को आ चुका है, तो अंजाइना पेक्टोरिस के भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप जो इसके अंदर देखा गया है उस टाइप को बोला गया है स्टेबल एंजाइना। क्या बोला गया है? स्टेबल एंजाइना। दूसरा टाइप जो देखा गया है इसके अंदर बोला गया है अनस्टेबल एंजाइना। क्या बोला गया है? इसको अनस्टेबल एंजाइना बोला गया है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारे पास वेरिएंट एंजाइना। कौन सा एंजाइना होता है हमारे पास? वेरिएंट एंजाइना। चौथा एंजाइना कौन सा होता है? चौथा एंजाइना होता है हमारे पास साइलेंट एंजाइना। कौन सा एंजाइना होता है? साइलेंट एंजाइना। पांचवा एंजाइना होता है हमारे पास कौन सा? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। कौन सा एंजाइना? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। तो एंजाइना हमारे पास कितने प्रकार के हो गए? एंजाइना हमारे पास हो गए कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हो गए। एंजाइना नंबर 1 का नाम क्या है? स्टेबल एंजाइना। एंजाइना नंबर 2 का नाम क्या है? अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना नंबर 3 का नाम क्या है? वेरिएंट एंजाइना। और चौथे एंजाइना का नाम क्या है? साइलेंट एंजाइना। और पांचवें एंजाइना का नाम क्या है? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना को एक और क्या बोलते हैं अपन? स्टेबल एंजाइना का एक और नाम होता है एक्जर्शनल एंजाइना। क्या नाम होता है? एक्जर्शनल एंजाइना। इसका मतलब यह एंजाइना कब आता होगा? तो यह एंजाइना आता होगा जब हमारी बॉडी क्या करती होगी? एक्जर्शन करती होगी। तो ऐसा एंजाइना जो ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या ड्यूरिंग द रनिंग जॉगिंग के द्वारा आता हो, ऐसे एंजाइना को क्या नाम दिया गया है? एक्जर्शनल एंजाइना। जैसे ही एक्जर्शन खत्म करेंगे तो पेन भी क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा। एक्जर्शन का मतलब है बॉडी जैसे रेस्ट में जाएगी
तो एंजाइना का पेन खत्म हो जाएगा, एंजाइना का पेन खत्म हो जाएगा। इसी से जस्ट उल्टा होता है हमारे पास कौन सा, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना को बोलते हैं अपन प्री इनफ्रेक्शनल एंजाइना। क्या बोलते हैं? प्री इनफ्रेक्शनल एंजाइना। प्री इनफ्रेक्शनल एंजाइना क्या होता है? तो प्री इनफ्रेक्शनल एंजाइना का मतलब ऐसा एंजाइना जिसमें एक बार पेन स्टार्ट हो जाए, चाहे वो एक्सरसाइज के दौरान हो या रेस्ट के दौरान हो, मगर पेन सबसाइड नहीं होगा। और जब पेन सबसाइड नहीं होगा तो ये शिफ्ट कहाँ हो सकता है? फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 क्या है? इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ऐसा एंजाइना जो बिल्कुल अस्थायी तरीके से हो, अनस्टेबल तरीके से हो, और इसी कारण से यह पेन का शिफ्ट हो जाए, एमआई पे शिफ्ट हो जाए, इसलिए क्या नाम दिया है इसको? प्री इन्फ्रेक्शनल एंजाइना। क्या नाम दिया है यहाँ पर? प्री इन्फेक्शनल एंजाइना। अगर मान लो किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं? तो इसी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि उसको हम NTG नाम की दवाई दे सकते हैं। NTG बोले तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्या दे सकते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन उसको दे सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है? इसको बोलते हैं पोटेंट वासोडाइलेटर। क्या बोलते हैं इसको अपन? पोटेंट वासोडाइलेटर। तो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी? डायलेट कर देगी, जिससे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस कारण से ये दवाई यहाँ पर दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। अगर नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल ना हो तो इसी की जगह दूसरी दवाई दे सकते हैं, आइसोसोर्बिट्रेट। कौन सी दवाई दे सकते हैं? आइसोसोर्बिट्रेट नाम की दवाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दवाई देंगे यह इनके अंदर क्या करेगी? थोड़ा सा रिलीफ कर सकती है, और पेशेंट को अपन कहाँ तक ले जा सकते हैं? पेशेंट को हम हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना का एक और नाम होता है प्रिजमेटल एंजाइना। क्या नाम होता है? प्रिजमेटल एंजाइना। प्रिजमेटल एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना का मतलब इसके पास वेरिएबल पैटर्न होते हैं। कौन से पैटर्न होते हैं? वेरिएबल पैटर्न होते हैं। अलग अलग इसके पास पैटर्न होते हैं, जैसे कि दिन में एक फिक्स समय है, उस टाइम पर पेन होगा, सेम टाइम ईच डे, सेम टाइम ईच डे, ये इसका वेरिएबल पैटर्न हो सकता है। अगला एंजाइना कौन सा आया? साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना क्या होता है? ऐसा एंजाइना जो किसके अंदर? डायबिटिक मेलाइटस के अंदर देखा गया हो। इसका मतलब क्या? इसको अपन पेनलेस एंजाइना बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर पेन का हमें बिल्कुल भी आभास नहीं होगा, और पेन आएगा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? सेकंड अटैक आ जाएगा। फर्स्ट अटैक का पेन नहीं हुआ, डायरेक्ट कौन सा अटैक आ गया? सेकंड अटैक आ गया। उसके बाद जो एंजाइना हुआ हमारे पास रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। रिफ्रैक्टोरी एंजाइना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन क्रोनिक इंट्रैक्टेबल एंजाइना। क्या बोलते हैं? क्रोनिक इंट्रैक्टेबल एंजाइना। तो क्रोनिक इंट्रैक्टेबल एंजाइना का मतलब है कि पेन अगर कंटिन्यू बना रहा, ब्लड सप्लाई कंटिन्यू कम होती गई और पेन कंटिन्यू बना रहा, तो धीरे धीरे यह एंजाइना क्या कर सकता है? एमआई कर सकता है। क्या कर सकता है? एमआई कर सकता है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न सिंपल से आते हैं कि ऐसा पेन जो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज होता है, कौन सा एंजाइना होता है? तो एंजाइना होता है कौन सा? स्टेबल एंजाइना। ऐसा पेन जो डायरेक्ट एमआई पे शिफ्ट होता है तो कौन सा होता है? प्री इन्फेक्शनल एंजाइना। ऐसा एंजाइना जिसके वेरिएबल पैटर्न होते हैं, जो वीनोस्पाज्म की वजह से होता है। देखो, वीनोस्पाज्म की वजह से होता है, इसलिए इसका एक नाम और है, वीनोस्पास्टिक एंजाइना। क्या नाम है? वीनोस्पास्टिक एंजाइना भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यह वेन के स्पाज्म, आर्टरी के स्पाज्म की वजह से होता है, वेसल्स के स्पाज्म की वजह से होता है। डायबिटिक मेलाइटस के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, तो उसके अंदर पेन की खबर नहीं हो पाती है फर्स्ट वाले अटैक की। तो फर्स्ट वाला अटैक इज ट्रांसफर इनटू द सेकंड अटैक, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पेनलेस एंजाइना। और पांचवें नंबर पे जो एंजाइना हमारे पास कौन सा एंजाइना है? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। कौन सा एंजाइना है? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। रिफ्रैक्टोरी एंजाइना क्या होता है? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना जिसके अंदर पेन लंबे समय से चल रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, ब्लड सप्लाई कंटिन्यू कम हो रही हो, उसके बाद ये धीरे धीरे ये पेन एमआई पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एमआई पे। लंबे समय से होने वाला एंजाइना कौन सा है? रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। सबसे पहला वर्ड एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? ब्लड सप्लाई के कम होने से, डिमांड के बढ़ने से चेस्ट के मसल में पेन होने लग जाए, मायोकार्डियल टिश्यू में लैक्टिक एसिड जमा होने से पेन होने लग जाए, उसी को अपन एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर कितने प्रकार के रिस्क फैक्टर होते हैं? मॉडिफाई वाले और नॉन मॉडिफाई वाले। मॉडिफाई वाले कौन से होते हैं? मॉडिफाई वाले होते हैं हमारे पास सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग आता है, एल्कोहल कंजप्शन आता है, उसके बाद आता है हमारे पास क्या आता है? फैटी फूड्स एंड फास्ट फूड आता है, स्ट्रेस आता है, अदर डिजीज आती है, ओबेसिटी आती है। नॉन मॉडिफाई में कौन आता है? नॉन मॉडिफाई में आती है एज,
कॉमन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा कॉमन है मगर आजकल कभी भी आ रहा है। जेंडर और सेक्स के अंदर किसमें ज्यादा, मेल में ज्यादा, फीमेल में कम होता है। रेस कौन सी रेस है, ब्लैक रेस। ब्लैक रेस में ऐसा देखा गया है कि बीपी की अमाउंट बढ़ती रहती है, बीपी की रिकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, और ये क्या कोच करती है, इरिवर्सिबल एमआई कोच कर देती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन से जीन है, FHL5 है, ADMA4, HTRA, इस प्रकार के नाम है जीन के जो जिम्मेदार होते हैं फैमिली हिस्ट्री में क्या करने के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस कोच करने के लिए। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है कितने प्रकार का होता है, इसके 4 टाइप होते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, साइलेंट एंजाइना, और 5वें नंबर पे रिफ्रैक्टोरी एंजाइना। सबके अलग अलग नाम होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स के बाद हमारे पास आते हैं सिम्टम्स। क्या आते हैं, सिम्टम्स। ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं, ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं जो एंजाइना के अंदर देखे जाते हैं। देखो सबसे कॉमन सिम्टम तो अपन ने पढ़ ही लिया है। क्या है सबसे कॉमन सिम्टम? सबसे कॉमन सिम्टम है हमारे पास क्या है, चेस्ट पेन। क्या है हमारे पास, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के अलावा क्या होता होगा, चेस्ट पेन के अलावा होता होगा पाल्पिटेशन, और पाल्पिटेशन के साथ साथ क्या देखा जाता है, टेकीकार्डिया। क्या देखा जाता है, टेकीकार्डिया। उसके अलावा जी घबराना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड द डिस्निया, और सांस लेने में परेशानी, सांस बढ़ जाएगी, दैट्स कॉल्ड टेकीअपनिया हो जाएगा। क्या इसको भूख लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी भाई, इसलिए इसको एनोरेक्सिया भी हो सकता है। कभी कभी इसको नोजिया भी देखा जाता है, और कभी कभी इनके अंदर वोमिटिंग भी देखी जाती है। एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या इसमें पसीना होगा, बिल्कुल इसके अंदर ज्यादा पसीना होता है, उसको बोलते हैं डायाफोरेसिस। क्या बोलते हैं उसको, डायाफोरेसिस उसको बोलते हैं। क्या इसके अंदर एंजाइटी बनी रहेगी, तो बिल्कुल इसके अंदर एंजाइटी बनी रहेगी, इसके अंदर नर्वसनेस बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, नर्वसनेस बनी रहेगी। एंजाइटी एंड नर्वसनेस इसके अंदर बनी रहेगी। क्लियर है? क्या ये थका थका महसूस करेगा, तो हाँ बिल्कुल ये थका थका महसूस करेगा। इसको फटीग भी होगा, और कभी कभी ये पेशेंट लेथार्जिक भी हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये लेथार्जिक भी हो जाता है। तो यहाँ पर चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, इस्कीमिया की वजह से हो रहा है। यहाँ पर पल्पिटेशन एंड टेकीकार्डिया क्यों हो रहा है, इसका होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही ब्लड सप्लाई की यहाँ पर कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन होंगे, इसलिए पल्पिटेशन होगा और टेकीकार्डिया होगा। ऑक्सीजन कम है इसलिए क्या हो रहा है, डिस्निया एंड टेकीअपनिया। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगी, डायफोरेसिस होगा, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगा, फैटिज होगा, और लेथार्जी होगी। अगर ऐसे केस लेकर हमारे पास पेशेंट आता है तो इस पेशेंट को हम लोग कहाँ भेजते हैं, एक प्रकार से इस व्यक्ति की अपन लोग डायग्नोसिस करवाएंगे। तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर अपन क्या जनरेट करते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए हम जनरेट करते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इस पेशेंट का अपन लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस पेशेंट का लेना चाहिए अपन लोगों को हिस्ट्री। क्या लेना चाहिए, हिस्ट्री टेकिंग लेना चाहिए। पूछना चाहिए क्या आप सिगरेट पीते हैं, तो पेशेंट बताएगा जी साहब बिल्कुल पीते हैं। कौन से ब्रांड की पीते हैं, अब वो कोई से भी ब्रांड की पियो, नुकसान तो सभी करेगी, नुकसान तो सभी करेगी, क्योंकि सभी प्रकार की सिगरेट जो होती है, सभी प्रकार की बीड़ी जो होती है, स्मोक जनरेट करती है, और स्मोक के अंदर कई प्रकार की विषैली गैस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसके अंदर थोड़ी सी बनती है। उसके अलावा उसके अंदर निकोटिनामाइड एसिड भी होता है, वो भी हमारी बॉडी में जाता है, जो छोटे छोटे क्लॉट बनाता है आगे जाकर। तो हिस्ट्री टेकिंग में उससे पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे क्या आप शराब पीते हैं, तो हो सकता है पेशेंट आपको बोले कि साहब हम शराब नहीं पीते हैं, हम शराब नहीं पीते, हम तो बियर पीते हैं। तो क्या बियर और शराब दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है, तो इसका आंसर यह है कि शराब में अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा है और बियर में अल्कोहल का अमाउंट कम है। बियर और शराब दोनों ही कहाँ मिलेगी, शराब की दुकान पे मिलेगी, लिकर की दुकान पे मिलेगी, किराने की दुकान पे नहीं मिलेगी, क्योंकि बियर भी किस में काउंट होती है, वाइन में काउंट होती है। तो इसलिए बियर को आप थोड़ा सा हल्के से ना लें, नुकसान बियर भी करेगी, नुकसान बियर भी करेगी। ये बातें कहाँ पूछनी है, हिस्ट्री में। फास्ट फूड की पूछना है, क्या आप फास्ट फूड लेते हैं, तो पेशेंट बोलेगा बिल्कुल हाँ हम फास्ट फूड लेते हैं। क्या क्या लेते हैं और वीक में कितनी बार लेते हैं, ये सारी बातें आपने क्या करनी है, हिस्ट्री टेकिंग में करनी है। उसके अलावा एज, जेंडर उसका दिख ही रहा है, रेस उसकी दिख ही रही है, फैमिली हिस्ट्री से पूछना है परिवार में किसी को था या नहीं था,
जिसको था वो कौन सी एज में रहा हुआ। हिस्ट्री टेकिंग के बाद फिर अपन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करने वाले हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जिस व्यक्ति का हार्ट अटैक होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन अपन लोग करते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर वो बोलता है कि भाई चेस्ट में पेन हो रहा है, क्या पेन हो रहा है? चेस्ट में पेन हो रहा है। तो चेस्ट में अगर पेन हो रहा है तो सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर लोकेशन चेक करो। क्या चेक करो? लोकेशन। दूसरी बात इसके अंदर ड्यूरेशन चेक करो, कितनी देर से हो रहा है। तीसरी बात इसके अंदर इंटेंसिटी चेक करो, कितने इसकी इंटेंसिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। उसके बाद लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और पोजीशन, कौन सी पोजीशन में पेन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हमें पेन वाले देखना है। यह जो होता है यह चेस्ट के अराउंड द निप्पल हो रहा है क्या? अराउंड द निप्पल्स हो रहा है क्या? और उसके बाद शिफ्ट भी हो रहा है क्या? शिफ्ट कहाँ हो रहा है? शिफ्ट टू द शोल्डर, शोल्डर पे शिफ्ट हो रहा है क्या? क्या उसी साइड के हैंड में भी ये पेन हो रहा है क्या? अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे तो समझ जाइए कि आदरणीय पेशेंट को क्या है, आदरणीय पेशेंट को अंजाइना पेक्टोरिस का पेन है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे? ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में कहाँ देखने वाले हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने के बाद फिर हम इसको काय के लिए भेजेंगे? इसको अपन भेजेंगे काय के लिए? ब्लड टेस्ट के लिए। काय के लिए भेजेंगे? ब्लड टेस्ट के लिए भेजेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या करवा ले भाई? तो ब्लड टेस्ट में सीबीसी करवाओ आप। सीबीसी के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी में एनीमिया है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी एनीमिया के केस में भी ऐसा होता है कि हार्ट के अंदर पल्पिटेशन, टेकिकार्डिया बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैरी नहीं हो पाता है। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल। क्या देख सकते हैं इसके अंदर? लिपिड प्रोफाइल। तो एग्जाम के अंदर से एक क्वेश्चन काफी कॉमन है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अंडर 200 mg पर DL है तो क्या इस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? तो आंसर समझ में आया होगा। 200 से कम है तो कोलेस्ट्रॉल तो लिमिटेड है, मगर 200 के ऊपर गया तो यहाँ पर इसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ी हुई है। क्या की लेवल बढ़ी हुई है? कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ी हुई है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अपन लोग क्या करवा सकते हैं? ECG करवा सकते हैं। ये सारी की सारी जांच हम OPD के अंदर वहाँ पर करवा लेते हैं। और OPD के अंदर करवाने के बाद अगर डॉक्टर साहब इसको देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट सर देखते हैं, देखने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ इनका सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है तो उसके बाद फिर वह एक निश्चित तौर पर एक जांच करवाते हैं। उस जांच का नाम क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्या नाम है उस जांच का? कोरोनरी एंजियोग्राफी। देखो कोरोनरी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कोरोनरी का मतलब क्या है? कोरोनरी आर्टरी में। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्या है इसका मतलब? विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? उसको विजुअलाइज करने वाले हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार का क्लॉट तो नहीं बना है। तो क्लॉट को बनने के लिए, देखने के लिए जो हमारे पास जांच होगी वह कौन सी होगी? कोरोनरी एंजियोग्राफी होगी। क्या यह कंफर्मेटरी होगी? तो हाँ बिल्कुल यह कंफर्मेटरी होगी। अगर इस जांच ने बोल दिया है कि क्लॉट बना है तो क्लॉट बना होगा, तभी ये बोल रही है कंफर्मेटरी जांच होगी। क्या इससे पहले वाली सारी जांच कौन सी होगी? इससे पहले वाली सारी जांच जो अपन लोग देख रहे हैं ये होगी हमारे पास स्क्रीनिंग। कौन सी होगी? स्क्रीनिंग। यह सारी जांच कौन सी जांच है हमारे पास? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में और कंफर्मेटरी में क्या फर्क है? स्क्रीनिंग का मतलब है सगाई होना और कंफर्मेटरी का मतलब है शादी होना। तो कंफर्मेटरी का मतलब है परमानेंट जांच का सही बता देगी, और स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? सगाई होना। तोड़ भी सकते हैं, समझ में नहीं आया तो दोनों में ये अंतर होता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इस प्रकार से हम लोग कर देंगे, देख लेंगे उसके अंदर कि यहाँ पर क्लॉट तो नहीं बना है। अब जब ये हमारे पास सारी जांच हमारे सामने आ जाएगी, हमारे सम्मुख आ जाएगी, तो फिर पेशेंट वापस हमारे पास आएगा जांच को देखने के लिए। तो फिर इस व्यक्ति का अपन लोग क्या कर देंगे? मैनेजमेंट कर देंगे। और मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर? देखो मेडिकल मैनेजमेंट की स्टार्टिंग जो है आप लोग दो चीजों से करना है। सबसे पहले तो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अगर मान लो आलसी हो, पैदल कम चलता हो, फास्ट फूड ज्यादा खाता हो, तो उसकी लाइफ स्टाइल में क्या करो? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। दूसरा है डाइटरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर डाइटरी मैनेजमेंट का मतलब यह है कि उसकी बॉडी से जितने भी फास्ट फूड वाली चीजें होती है, फेट कंटेंट वाली चीजें होती है, सारी फेट कंटेंट वाली चीजों को कम कर दो। उसके बाद फिर उनके लिए आप लोग दवाई स्टार्ट कर दिए। दवाई स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मान लो क्लॉट बना हुआ है, या फिर थ्रम्बस बना हुआ है,
या फिर क्या बना हुआ है, एथेरोमा बना हुआ है। तो इसको निकालने की दवा दीजिए आप लोग। दूसरे नंबर पर चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन के लिए आप लोग दवाई दीजिए। उसके अलावा इनका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने के लिए क्या दीजिए, पीपीआई दीजिए। उसके अलावा अगर इनको एंग्जाइटी रहती है तो एंग्जाइटी के लिए दवा दीजिए। उसके अलावा इनको अपन पहले एक दवाई दे चुके हैं, उसका नाम था वासोडाइलेटर। वासोडाइलेटर क्यों दे रहे थे, वासोडाइलेटर इसलिए दे रहे थे क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इतनी सारी दवाई अगर अपन स्टार्टिंग फेज में दे देंगे तो हमारा पेशेंट जो होगा थोड़ा सा रिलीफ फील करेगा। थ्रम्बस को, एथेरोमा को तोड़ने के लिए कौन सी दवाई आती है भैया, ये आती है थ्रोम्बोलाइटिक दवाई आती है हमारे पास। कौन सी दवाई आती है, थ्रोम्बोलाइटिक दवाई आती है। थ्रोम्बोलाइटिक दवाई मान लो टूट गया, आगे बढ़ गया, आगे जाके कोई दवाई दूसरी जगह अटक गया तो इसलिए साथ में हम कौन सी दवाई देंगे, एंटीकोगुलेंट। कौन सी दवाई देंगे इनके अंदर अपन लोग, एंटीकोगुलेंट भी दवाई देंगे। और एंटीकोगुलेंट नाम की जो दवाई आती है कौन सी आती है भाई, या थ्रोम्बोलाइटिक नाम की दवाई आती है कौन सी आती है। तो अगर अपन बात करें थ्रोम्बोलाइटिक दवाई तो इसका नाम होता है टीपीए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये दवाई आती है। एंटीकोगुलेंट कौन सी आती है, तो दो ही दवाई है हमारे पास मार्केट में। कौन कौन सी है, वारफेरिन एंड हिपेरिन। वारफेरिन एंड हिपेरिन, ये वाली दवाई हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा चेस्ट पेन के लिए कौन सी दवाई दें, वैसे तो चेस्ट पेन के लिए आप लोग यूज कर लो ओपियोइड एनाल्जेसिक। कौन सी एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं अपन लोग, ओपियोइड एनाल्जेसिक। और ओपियोइड एनाल्जेसिक जो होती है वह कौन कौन सी होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे पास मॉर्फिन सल्फेट भी होती है। कौन सी होती है, मॉर्फिन सल्फेट होती है। तो हम यूज कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम है तो ट्रामाडोल यूज कर सकते हैं। पीपीआई के रूप में हम कौन सी यूज करें, पीपीआई के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं पेंटोपेराजोल प्लस डोम्पेरिडोन, पेंटोपेराजोल प्लस डोम्पेरिडोन। एंग्जाइटी के लिए हम कौन सी यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया जगह है एल्प्राजोलम। थोड़ी सी एंग्जाइटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, और थोड़ी सी एंग्जाइटी कम हो जाएगी तो स्ट्रेस उसको नहीं होगा। वासोडाइलेटर के रूप में अपन ने एक दवाई लिखी है, दवाई का नाम क्या था हमारे पास, एनटीजी। और एनटीजी बोले तो नाइट्रोग्लिसरीन नाम की दवाई थी। यहाँ पर ये दवाई देते हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट साहब लगभग कितने दिनों के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए। लगभग कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। 15 दिन के अंदर अगर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड कर देता है या पेशेंट हमारा घर पे चला जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, आराम से आराम होता रहता है, तो 15 दिन के बाद उसको फॉलोअप के लिए बुला लेते हैं। मान लो ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, तो 1-2 दिन के बाद ही हम क्या करेंगे, उसको फिर सर्जरी रिकमेंड करेंगे। अगर उसके आराम नहीं आता है तो सर्जरी क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्जरी उसको क्या करने वाले हैं, रिकमेंडेड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिकमेंडेड। सर्जरी क्यों कर रहे हैं साहब, दवाई से ठीक नहीं होगा क्या, दवाई से ठीक होगा नहीं, टाइम लगेगा। इससे पहले ही मान लो कुछ हो गया तो, सेकंड वाले फेज में शिफ्ट हो गया तो, एमआई में आ गया तो, इसका मतलब एमआई में ना जाए उससे पहले क्या कर दो, सर्जरी कर दो। सर्जरी का मतलब क्या है, क्लोट को बाहर निकालना। क्लोट को बाहर निकालना तो सभी ने सुनी होगी एक सर्जरी, नाम है पीटीसीए। क्या नाम है, पीटीसीए। पीटीसीए बोले तो परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो यहाँ पर हम सर्जरी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, सर्जरी रिकमेंड कब करेंगे, जब ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, पेशेंट हमारे पास सीरियस हो। और यहाँ पर ओनली क्या करने वाले हैं अपन लोग, मेडिकल मैनेजमेंट करने वाले हैं। 15 दिन के लिए बोलेंगे उसको अपन कि 15 दिन तक आप लोग ये दवाई खाइए। क्लियर है। क्या बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को भी कम कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को कम करने की दवाई देते हैं पर इसके अंदर कौन सी दवाई देते हैं, तो हाइपरटेंशन के लिए अपन लोग यहाँ पर दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कौन सी दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कौन कौन सी आती है, 4 ग्रुप आते हैं इसके अंदर। कौन कौन सी आती है, एक तो आती है डायूरेटिक, दूसरी आती है बीटा ब्लॉकर्स, तीसरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और चौथी कौन सी आती है, तो चौथी आती है इसके अंदर एसी इनहिबिटर। डायूरेटिक में कौन सी आती है, डायूरेटिक में आती है लेसिक्स, फ्रुसिमाइड। डायूरेटिक वैसे भी 4 प्रकार की होती है। बीटा ब्लॉकर में कौन सी आती है, एटिनोलोल आती है, प्रोपानोलोल आती है, लेबिटालोल आती है। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन सी आती है, निफेडिपिन आती है, एम्लोडिपिन आती है। उसके अलावा डिल्टीजाम, विरापामिल ये भी आती है। एसी इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल नाम की दवाई आती है। तो अगर हमें लगता है कि हाइपरटेंशन हो रहा है तो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए इन दवाई को भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा एंजाइना पेक्टोरिस जो है धीरे धीरे यह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि
अपन ने देखा, क्या देखा अपन ने, सबसे पहले अपन ने देखा है कि एंजाइना पेक्टोरिस नाम क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट में होने वाला पेन होता है, हार्ट में होने वाला पेन होता है। अब ये हार्ट में होने वाला जो पेन होता है ये कहाँ होता है? ये कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है। किसको सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी? तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है किसको? हार्ट को। किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट को। जब भी इस आर्टरी के अंदर क्या बन जाता है? जब भी इस आर्टरी के अंदर एथेरोमा या प्लेक या क्लॉट बन जाता है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के फेज दिखते हैं हमारे पास। कौन कौन से फेज हैं? नंबर 1 है एंजाइना पेक्टोरिस, नंबर 2 है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, नंबर 3 है सडन कार्डियक डेथ। हम ओनली एंजाइना पेक्टोरिस डील कर रहे हैं आज की क्लास में। तो एंजाइना पेक्टोरिस में 4 प्रकार के वर्ड देखे अपन ने, एनजी, एनजीओ, एंजाइना पेक्टोरिस। एनजी का मतलब ग्रीक वर्ड में, एनजीओ का मतलब लैटिन वर्ड में रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स होता है, एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन होता है और पेक्टोरिस का मतलब चेस्ट मसल होता है। चेस्ट मसल कौन कौन से होते हैं? पेक्टोरियलिस मेजर होते हैं, पेक्टोरियलिस माइनर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड वेसल से रिलेटेड कुछ भी होगा तो चेस्ट के मसल में पेन होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस इज कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। कोरोनरी आर्टरी में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड बनना, दैट्स कॉल्ड कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के अंदर सप्लाई हो रही है किसकी? कोरोनरी आर्टरी की। और कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड है वो कितना दे रही है? 100 ml, मगर पहुंच कितना पा रहा है? 80 ml। तो 20 ml की वजह से क्या होने वाला है? 20 ml की वजह से होने वाला है इसके अंदर इस्चीमिया। क्या होने वाला है? इस्चीमिया। जैसे इस्चीमिया होता है हार्ट की दीवार में, क्या समझना है कि हार्ट की दीवार में इस्चीमिया हो रहा है तो ब्लड सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। वैसे कितनी ब्लड सप्लाई होती है हार्ट के अंदर? तो हार्ट के अंदर मिनिमम ब्लड सप्लाई कितनी होती है? 70 से 80 ml पर मिनट। मैक्सिमम कितनी होती है? 350 से 400 ml पर मिनट। जब इनके बीच का कॉम्बिनेशन सप्लाई बराबर डिमांड बराबर तो कोई समस्या नहीं, मगर जैसे ही अल्टर्ड होगा तो वहां पर कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होना उसका कारण हो सकता है। हार्ट के स्पेशल टिश्यू होते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में क्या होता है? मायोकार्डियम के अंदर सप्लाई कम हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाता है? इस्चीमिया। इस्चीमिया क्यों क्रिएट होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर होने लगता है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से O2 की मात्रा कम हो जाती है। क्या बन जाता है वहां पर? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बन जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण से पेन होना वहां पर आ जाता है। जैसे पेन वहां पर होगा वो इन्वॉल्व करेंगे कौन सी साइड को? लेफ्ट साइड को, क्योंकि हार्ट कौन सी साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। हार्ट जैसे ही वहां पर पेन होगा तो ऊपर वाले मसल को भी इन्वॉल्व कर लेगा। मसल इन्वॉल्व जैसे होंगे तो मसल कौन से होंगे? पेक्टोरिस। और एंजाइना का मतलब है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वजह से अगर चेस्ट में पेन होता है तो क्या नाम बना हमारे पास? एंजाइना पेक्टोरिस। रिस्क फैक्टर कितने हैं अपने पास? 2 प्रकार के रिस्क फैक्टर है। कौन कौन से? मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से हैं भाई? सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फैटी फूड्स है, स्ट्रेस है, अदर डिजीज एंड ओबेसिटी। और मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइबल के अंदर कौन कौन से हैं? एज है, जेंडर है, रेस है, फैमिली है। सारे अलग अलग प्रकार से आपको बता दिए गए हैं कि कौन सी एज में होता है और आजकल सब में होता है। जेंडर में आपको बता दिया गया है कि मेल में ज्यादा, ब्लैक रेस में ज्यादा होता है, ये जीन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा टाइप देख लिया अपन ने। टाइप कितने होते हैं भाई? टाइप होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, साइलेंट एंजाइना एंड रिफ्रैक्टरी एंजाइना। सारे एंजाइना के अलग अलग पैटर्न होते हैं। इमरजेंसी कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए अपन लोग दवाई दे रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सी दवाई दे रहे हैं? नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बिटेट नाम की दवाई दे रहे हैं। दवाई देने के बाद फिर अपन यहाँ सिम्टम देख रहे हैं। सिम्टम कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? सिम्टम जो आ रहे हैं हमारे पास, चेस्ट पेन आ रहा है, पल्पिटेशन या टेकिकार्डिया, डिज्निया, टेकियोपनिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायफोरेसिस, एंजाइटी, नर्वसनेस, फैटीज एंड लेथार्जिक आ रहा है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देख रहे हैं आप लोग। सबसे पहले अपन लोगों ने हिस्ट्री ली है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, ब्लड टेस्ट किया है, चेस्ट एक्सरे करवाया है, ईसीजी करवाई है। सारे की सारी कौन सी जांच हो गई? स्क्रीनिंग वाले टेस्ट हो गया, मगर कंफर्मेटरी के लिए क्या करना पड़ेगा? कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है? यह इसके लिए बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। मैनेजमेंट के रूप में अगर अपन लोग देखें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है? तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम अपन कर रहे हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और दूसरे नंबर पे अपन लोग क्या कर रहे हैं? डाइटरी मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर जो भी उसकी लाइफ चल रही है उसके अंदर कम से कम उसको घूमने फिरने की सलाह देंगे कि भैया रोजाना सुबह जॉगिंग करना है, आपको सोना नहीं है दिन भर, ना रात को भी टाइमली नींद निकालना है, उसके अलावा आपको फैटी फूड्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। डाइटरी मैनेजमेंट में फैट कम कर दो उसका, और क्लोट या एथेरोमा के लिए आप लोग ये वाली दवाई दे दो। थ्रोम्बोलाइटिक नाम की दवाई आती है, एंटीकोगुलेंट नाम की दवाई आती है, टीपीए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वारफेरिन एंड हिपेरिन। फिर चेस्ट पेन के लिए ओपिएड एनाल्जेसिक आप लोग यूज कर सकते हो। पीपीआई दे दो पेंटोप डी। एंग्जाइटी के लिए एल्प्राजोलम नाम की दवाई, वासोडाइलेटर, एंटीजे अपन लोग दे रहे हैं। अगर ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं पेशेंट को तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? उसको सर्जरी के बारे में अपन लोग रेस्पोंडेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एंजाइना पेक्टोरिस जो है कंप्लीट होता है।
तो ब्लड वेसल्स हमारा पार्ट फर्स्ट था, एंजाइना पेक्टोरिस हमारा पार्ट 2 है, और पार्ट 2 जो है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी अपनी, नेक्स्ट क्लास रहेगी पार्ट 3 की। पार्ट 3 का मतलब है एमआई। एमआई बोले तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी एंजाइना पेक्टोरिस किसी का सही ना हो और वह लापरवाह हो, इलाज ना करवाए, तो उसको फिर उससे बड़ी बीमारी होती है। उससे बड़ी बीमारी का नाम क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो पार्ट नंबर 3 अपन पढ़ने वाले हैं क्या? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। धन्यवाद।